था कि जब एक साइक्लिक प्रोसेस हम करवाते हैं, मतलब कि हम किसी स्टेट ए से स्टेट बी पे जाते हैं किसी पाथ के थ्रू, और दोबारा से हम किसी दूसरे पाथ से होते हुए दोबारा से स्टेट ए पे पहुंच जाते हैं। तो स्टेट ए और बी का यहाँ पे मतलब है हमारे पास कि जो हमारे पास स्टेट ए है वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम P1 और V1 है, और बी पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास जो P2 और V2 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हैं और दोबारा से हम रिटर्न पाथ फॉलो करते हैं, और अगेन हम जो है प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हुए दोबारा से इनिशियल स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज करने का मतलब है कि हम पिस्टन को पहले ऊपर की तरफ एक्सपेंड होने देते हैं और फिर हम नीचे की तरफ उसको कंप्रेस करते हैं, तो दोबारा से पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ द साइकिल के बराबर होता है। तो इस प्रोसेस में जो कि साइक्लिक प्रोसेस है हमारे पास, इस साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो एरिया ऑफ द लूप हमारे पास होगा, जो कि हमारे पास लूप का एरिया ACBDA हमारे पास होगा। तो जितना इस लूप का एरिया है उतना ही वर्क डन इस केस में हमारे पास होता है, साइक्लिक प्रोसेस के केस में। तो यहाँ पे अगर देखे जाए तो हमने पिछले केस में जो पाथ फॉलो किया था, तो ए से बी स्टेट पे जब हम गए तो हमने ACB पाथ फॉलो किया, और रिटर्न जर्नी में BDA पाथ फॉलो किया, मतलब कि हम क्लॉकवाइज यहाँ पे पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो ए से बी बाया सी और बी से ए बाया डी, तो ये क्लॉकवाइज वे में हमने यहाँ पे पाथ फॉलो किया। लेकिन अगर हम इसको जो है सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज वे में लें तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ हमें दिख रहा है, तो ये ग्राफ हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम ए से बी स्टेट पे गए, डी से होते हुए ADB, तो इनिशियल स्टेट से हम फाइनल स्टेट मतलब ए से हम बी पे गए बाया पाथ ADB, और बी से हम वापस आए बाया पाथ BCA। तो हम दोबारा से इनिशियल स्टेट ए बी, तो ए भी हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस ही है, लेकिन यहाँ पे पाथ हमारे पास जो डिफरेंट है, और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज पाथ फॉलो कर रहे हैं ADBCA। तो जब हमने एंटी क्लॉकवाइज पाथ फॉलो किया तो जो रिटर्न वाली जर्नी है उसके केस में हमारे पास एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होगा, मतलब कि BCA जो कर्व है हमारे पास, इसके नीचे जो एरिया है वो हमारे पास ज़्यादा होगा, और जो जाने वाला कर्व पाथ है हमारे पास ADB, तो इस कर्व ADB कर्व के नीचे का एरिया हमारे पास जो कम होगा। तो इसलिए इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी एरिया ADBEFA, मतलब जो हमारे पास जाने वाला पाथ है उस कर्व के अंडर का एरिया, और माइनस जो हमारा वापसी का पाथ है दैट इज BCAFEB। तो इसलिए जाने वाला जो पाथ है हमारे पास उसका एरिया, मतलब कि इनिशियल स्टेट से जब हम फाइनल स्टेट में गए तो एरिया हमारे पास कम है, और जब हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आए तो एरिया हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसलिए इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन होगा। वर्क डन वैसे होता है साइकिल का एरिया, तो साइकिल यहाँ पे हमारे पास जो है ACBDA है, तो इसका जितना एरिया होगा हमारे पास वर्क डन होगा, लेकिन ये नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा रिटर्न पाथ है BCAFEB, तो उस पाथ का एरिया ज़्यादा है, उस कर्व के नीचे का जो हमारे पास एरिया है वो ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा जाने वाला पाथ है ADB उसके नीचे का जो एरिया है वो हमारे पास जो है कम है। तो इसलिए टोटल वर्क डन हमारे पास जो है ऊपर नीचे वाला का एरिया ADB पाथ के नीचे का एरिया माइनस ACBEFA, मतलब ACB के नीचे का एरिया हमारे पास
वो हमारे पास जो माइनस आएगा। तो अब हमें पता है कि जो रिटर्न पाथ है उसका एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए जो नेगेटिव वाली टर्म यहाँ पे है हमारे पास, एरिया ऑफ बी सी एफ ई बी, ये हमारे पास ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि नेगेटिव वाली वैल्यू हमारे पास जो आएगी, क्योंकि जो हमारे पास ए डी बी ई एफ है वो एरिया हमारे पास कम है, क्योंकि नीचे वाले कर्व के नीचे का एरिया है। और जो बी सी ए एफ ई बी है वो ऊपर वाले कर्व के नीचे का एरिया है, तो इसलिए वो हमारे पास जो ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाला ज़्यादा होगा, तो इसलिए वर्क डन इस केस में नेगेटिव आएगा। और जब वर्क डन नेगेटिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो उस केस में वर्क डन हमारा नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। सिस्टम के ऊपर काम करने का मतलब क्या हुआ कि पहले हमने पिस्टन को एक तरह से कंप्रेस एक्सपेंड किया, फिर हमने उसको जो कंप्रेस किया, लेकिन जो टोटल वर्क डन है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम ने जो है, सिस्टम के ऊपर हमने जो है काम किया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारे पास है। तो बोलता है इन ए साइक्लिक प्रोसेस नेटवर्क डन बाई और ऑन द सिस्टम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज कर्व। चाहे हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे हम सिस्टम जो है काम कर रहा है, दोनों ही केसेस में जो हमारे पास साइकिल का एरिया जितना बनता है वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर हम क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव होते हैं तो उस केस में हमारे पास जो वर्क डन है वो आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वर्क डन हमारे पास जो नेगेटिव होता है, लेकिन वर्क डन होता साइकिल के एरिया के बराबर ही है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंशियल। कि जो जब हम किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो जो काम होता है, वर्क डन होता है, वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता। तो इसको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में दो पाथ यहाँ पे चूज किए थे साइक्लिक प्रोसेस में। पहला पाथ था जो कि हमने ए सी बी डी ए लिया था, और दूसरा जो हमारे पास, सॉरी, पहला पाथ था हमारे पास ए से बी हम गए बाया सी, और बी से हम ए आए बाया डी। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो इस साइकिल का एरिया होगा, जो यहाँ पे हमें जो है पहले वाला दिख रहा है। तो ये हमारे पास जो क्लॉकवाइज सिचुएशन है, तो क्लॉकवाइज सिचुएशन में हमारे पास वर्क डन हमारा पॉजिटिव आता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन में जो वर्क डन है हमारा नेगेटिव आता है। लेकिन अगर हम पाथ डिफरेंट चूज करेंगे, जैसे ये जो हमारे पास ए सी बी कर्व है, अगर ये थोड़ा नीचे आप लें यहाँ पे, तो थोड़ा नीचे इसको लेंगे, तो उससे क्या होगा कि इस कर्व के नीचे का एरिया थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर ये जो पाथ है हमारे पास बी डी ए है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर लेंगे अगर, तो एरिया दिस कर्व वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। तो जो पाथ हमने चूज किया, वर्क डन भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि जो हमने पाथ चूज किया उस पाथ के अकॉर्डिंग ही हमारे पास यहाँ पे कर्व बनेंगे, और कर्व के नीचे का एरिया भी उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर पाथ आपका जितना नीचे होगा उतना उसके नीचे का एरिया कम होगा, अगर पाथ जितना ऊपर होगा तो उसके नीचे का एरिया भी उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा। तो इसलिए हम इन दोनों ही केसेस में जो हमने पहले किए, चाहे क्लॉकवाइज किया चाहे एंटी क्लॉकवाइज किया, दोनों ही केसेस में हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन जो होता है वो आपका पाथ पे डिपेंड करता है। तो हर एक पाथ के केस में जो वर्क डन होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो हमारे पास पहले वाला कर्व है उसके केस में जब आप ए स्टेट से बी स्टेट को जाते हैं तो वर्क डन हमारे पास जो ज़्यादा होता है, W1 ज़्यादा होता है,
और जब हम वापस आते हैं तो वर्क डन हमारे पास जो कम होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि W1 इज ग्रेटर देन W2। तो इसी तरह से हम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ ए से बी और बी से ए जो है चूज कर सकते हैं। तो हर एक केस में जो हमारे पास वर्क डन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक केस में एरिया अंडर द कर्व वो हमारे पास जो डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो आपका पाथ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो वर्क डन है उसको हम डेल्टा डब्ल्यू से लिखते हैं, लेकिन हम उसको जो है डी डब्ल्यू से नहीं लिखते। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का मतलब होता है कि वो हमारे पास जो है परफेक्ट डिफरेंशियल है। डी डब्ल्यू का मतलब है परफेक्ट डिफरेंशियल है। लेकिन यहाँ पे वर्क डन जो है आपका पाथ पे डिपेंड करता है। तो पाथ अगर अलग होगा तो वर्क डन भी हमारे पास अलग होगा, तो उसको हम परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बोलेंगे। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क डन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है हमारे पास, ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो इसलिए हम उसको जो डेल्टा डब्ल्यू से लिखते हैं। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। अगर हम उसको डी डब्ल्यू से लिखेंगे तो वो हमारे पास जो परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। तो इसलिए जो हमारे पास वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल हमारे पास, उसको हम कंसिडर नहीं करते। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज। तो आपको पता है कि जो सिस्टम की हीट है वो एक्सचेंज होती है। अगर हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम है तो उसके साथ एक्सचेंज होती है, या तो सराउंडिंग के साथ हमारे पास एक्सचेंज होती है। तो इसमें हम जो है स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट भी डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो जब कोई हमारे पास सिस्टम होता है और उस सिस्टम को हम हीट देते हैं, तो हीट देने से अगर वो सिस्टम आपका फेज नहीं चेंज करता, सॉलिड से लिक्विड नहीं जाता या लिक्विड से हमारे पास गैसियस में स्टेट में नहीं जाता, तो उस केस में उस सिस्टम का टेम्परेचर राइज होता है, सिर्फ उसका टेम्परेचर राइज होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर को हम हीट करते हैं लेकिन उसके वेपर नहीं हो डायरेक्ट जो है वहाँ पे बनते, तो क्या होता है कि वाटर जो है हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे फेज चेंज नहीं हम देखते कि फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो फेज चेंज होगा, मतलब कि लिक्विड आपका जो है वेपर बन जाएगा, गैसीय स्टेट में चला जाएगा। तो विदाउट चेंज इन फेज अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो सिस्टम वो जो हीट है उस सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करता है, या टेम्परेचर आपका राइज होता है अगर हम उसको हीट देते हैं विदाउट एनी चेंज इन फेज। तो होता है कि मान लो हम जो है सिस्टम का मास m ले लेते हैं और डेल्टा टी उस सिस्टम का चेंज इन टेम्परेचर ले लेते हैं। हमने क्या किया कि कोई सिस्टम लिया, उस सिस्टम का मास हमारे पास m है और उस सिस्टम को हम जो है डेल्टा टी उस सिस्टम को हम जो है हीट देते हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से चेंज हो जाता है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्यू हीट दी और मास हमारे पास m था सिस्टम का और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। मतलब क्या हुआ कि हीट सप्लाइड डिपेंड अपॉन द मास। अगर मास ज़्यादा होगा तो हीट एक तरह से उसको सप्लाई होगी, तो कितनी सप्लाई होगी वो मास पे भी डिपेंड करेगा। और हीट सप्लाइड आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर चेंज। तो जितनी ज़्यादा हमें हीट देंगे उतना ज़्यादा ही टेम्परेचर चेंज सिस्टम का होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे Q इज डायरेक्टली इक्वल टू मास इंटू डेल्टा टी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे C का यूज़ करते हैं, स्मॉल c का। तो Q विल बी इक्वल टू C इंटू एम डेल्टा टी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया तो यहाँ पे C हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास एम सी डेल्टा इंटू टी यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। यहाँ पे जो स्मॉल c हमारे पास आता है
इस स्मॉल सी को हम यहाँ पे जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस बोलते हैं। तो जिस सब्सटेंस में कि हमने हीट एक तरह से इंक्रीज हीट देके उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस सब्सटेंस की सी जो है स्पेसिफिक हीट होती है। और स्पेसिफिक हीट को अगर हमने डिफाइन करना है तो यहाँ पे ये जो सी है एम और डेल्टा टी को हम क्यू के बटे में ले जाएंगे, तो सी हमारे पास आ जाएगा। तो सी हमारे पास कितना आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। तो अगर हम एम की वैल्यू 1 लेते हैं, मतलब कि हम 1 यूनिट मास लेते हैं और डेल्टा टी की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो तब तो क्या होगा, एम हमने 1 लिया, डेल्टा टी हमने 1 लिया, तो सी जो है क्यू के बराबर बन जाएगा। तो हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अगर हम 1 यूनिट मास लें और उसमें टेम्परेचर चेंज आपका 1 यूनिट होगा, तो उस केस में जो हमारे पास सी होगा वो आपका हीट सप्लाइड के बराबर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिटी। अगर हमारे पास यूनिट मास है, मतलब कि एम की वैल्यू 1 है और उसका टेम्परेचर हम 1 यूनिट से चेंज करते हैं, तो जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वो आपके पास जो है स्पेसिफिक हीट के बराबर होगी। तो उसको हम यहीं से निकाल सकते हैं कि जब हम एम और डेल्टा टी 1 1 लेंगे तो सी विल बी इक्वल टू क्यू, मतलब सी क्या हुआ, सी इज द स्पेसिफिक हीट, it is the heat that is equal to Q, which is used to raise the temperature of a unit mass of unit substance through 1 unit change in temperature। तो उसको हम जो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिटी। तो जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट के एसआई यूनिट यहाँ पे बनेंगे वो आपके जूल पर किलोग्राम पर केल्विन यहाँ पे बनेंगे। वो आप फॉर्मूले से भी यहाँ पे देख सकते हैं, सी विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। तो जो हमारे पास राइट साइड में एम सी डेल्टा टी है, इसमें एम और डेल्टा टी हम क्यू के बटे में ले जाएंगे तो सी हमारे पास बच जाएगा। अब जो सी के यूनिट होंगे वो क्यू के यूनिट मतलब जूल और मास के यूनिट यहाँ पे किलोग्राम और डेल्टा टी जो है हमारा टेम्परेचर के हमारे पास केल्विन। तो इसलिए हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट के जो यूनिट होंगे वो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हमारे पास होंगे। या अगर हम सीजीएस सिस्टम में कहें, सीजीएस सिस्टम में जो हमारे पास हीट के यूनिट होते हैं वो कैलोरी होते हैं, तो वो भी हमारे पास जो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो है सीजीएस में यहाँ पे आएंगे। तो जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जूल में है और कैलोरी में है, वो हमारे पास जो इस तरह से हम इन दोनों को रिलेशन में मान सकते हैं कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड आपका 4.183 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के बराबर होता है। फिर हम डिफाइन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी हमारे पास जैसे अभी हमने स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया उसकी तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सब्सटेंस का मास नहीं लेते, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं। मास लेने के बजाय हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे लें अगर, तो वो जो स्पेसिफिक हीट होगी उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो बोलता है कि इफ द हीट गेन्ड और लॉस्ट ऑफ ए सिस्टम can be also be expressed in terms of amount of substance of the system instead of mass of the system। तो mass of the system लेने के बजाय हम amount of substance लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो रिलेशन है हमारे पास वो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, Q will be equal to m c डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम कैपिटल C लेते हैं, तो कैपिटल C का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट और स्मॉल c का मतलब है स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे जो m है हमारे पास, इसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम जो है मोल में मेजर करते हैं और c यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या हुई, मतलब कैपिटल C क्या हुआ, m और डेल्टा t को आप q के बटे में ले जाएंगे
तो आप मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ भी M1 लें और डेल्टा T1 लें तो C विल बी इक्वल टू Q। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द amount of heat absorbed by 1 mole of the substance when its temperature is raised to 1 Kelvin। तो अगर हम यहाँ पे मास पहले हम 1 किलोग्राम लेते थे, लेकिन अब हम जो m है मतलब मास है उसको हम मोल में लेंगे। तो अगर हम इसको मोल में लेते हैं और चेंज इन टेम्परेचर हम 1 केल्विन लेते हैं तो हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी वो हमारे पास कितनी होगी, तो बताए अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड टू 1 केल्विन। मतलब मास m को हम 1 मोल लें और टेम्परेचर डेल्टा T को भी हम 1 केल्विन लें, तो उस केस में जो C होगा वो Q के बराबर होगा। मतलब Q इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए substance of 1 mole through 1 Kelvin, and that heat is known as the molar specific heat. So molar specific heat is the amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin। तो इसके यूनिट भी अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास जो है जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मास केजी में लेने के बजाय हम मोल में लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट आपके जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास होंगे। तो सेम इक्वेशन से हम जो है यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हैं। तो कैपिटल C के यूनिट क्या होंगे, Q बटा M डेल्टा T के यूनिट, तो वो हमारे पास जो है जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास यहाँ पे होंगे। तो जो गैसीय सिस्टम हमारे पास होता है, गैसीय सिस्टम के केस में ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है जिसको कि हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ये दो टाइप की होती है गैसीय सिस्टम के केस में। एक होती है हमारे पास स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हम दो डिफरेंट स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लेते हैं। तो इसका रीजन क्या है, हम दो मोलर स्पेसिफिक हीट को दो तरह से क्यों बांटते हैं, क्योंकि गैसीय सिस्टम के केस में गैस आपकी एक्सपैंड भी होती है, उसका प्रेशर भी चेंज होता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं कि कई बार हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और कई बार हम जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे CV का मतलब है कि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो ये हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो हम उसको CP से डिनोट करते हैं, मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो होता है कि gaseous system is the large magnitude of the change in the pressure and volume of such a system on the absorption of heat as compared to solid and liquid under similar conditions। तो जब हम कोई सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड के केस में जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम सिस्टम का हमारे पास होता है, उसमें जो वॉल्यूम चेंज होता है या प्रेशर चेंज हमारे पास होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन गैसेज के केस में प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज हमें जो देखने को मिलता है वहाँ पे, तो इसलिए हम दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं, या तो हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं या तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो इसलिए इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, CV एंड CP, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है उसको भी हम सेम वे में डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने जो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट है उसको डिफाइन किया था। तो हम क्या बोलते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम is defined as the amount of heat absorbed by 1 mole of the substance when its temperature rises by 1 Kelvin at constant volume। तो यहाँ पे हम जस्ट लास्ट में ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट की होती है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज
the heat absorbed by 1 mole of the substance when its temperature rises by 1 Kelvin at constant volume। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है वही मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की होती है, लेकिन लास्ट में हम वर्ड यूज करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं।